प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी को पिछले 2-3 वीडियोस में जैविक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताता आ रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग के किस तरह से करें, कौन सी फसलें लें और शुरुआत करें, कैसे करें, बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। मैं आज आपको जैविक खेती प्रक्षेत्र जहाँ पे मैं रिसर्च करता हूँ वहाँ पे मैं लेके आया हूँ कि ये आप देखिए पूरा लगभग हम 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे जैविक खेती पे रिसर्च करते हैं। और यहाँ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो पोषक तत्व प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरह से करें, क्योंकि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग, हमने ये देखा है कि कोई कहता है कि इतना थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दो, कोई कहता है ये कंपोस्ट डाल दो, कोई कहता है कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। देखिए इन सब भ्रांतियों को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा, कि बिल्कुल आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन करें, जिससे आपका उत्पाद कभी भी, उत्पाद और उत्पादन, न तो उत्पाद की क्वालिटी कम हो और न उत्पादन कभी कम हो। क्योंकि हमने ये पाया है कि किसान भाई लोग जब भी खेती करते हैं वो अपनी फसल को कमजोर देखना नहीं चाहते। अगर उनकी फसल किसी तरीके से अगर कमज़ोर होती है तो वो अपना पेशेंस खो देंगे, फिर वो फर्टिलाइज़र उसमें डाल देंगे और कुछ उसमें और सारी चीज़ें, अगर कीड़े लग रहे हों तो तब भी आप उसको बर्बाद होना नहीं देखना चाहेंगे। वो उसमें कुछ न कुछ केमिकल मिला देंगे या केमिकल छिड़क देंगे। तो इस तरह से जैविक खेती में प्रबंधन करें कि जिससे किसी भी प्रकार की कोई ना तो पोषक तत्वों की कमी हो और न ही किसी प्रकार के कीड़े या रोग लगे उसमें। अब अगर बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की, देखिए जैविक खेती जो है वो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, हेल्थ में जो सबसे पहली बात आती है हेल्थ ऑफ सॉइल। मिट्टी की जो हेल्थ है वो बहुत दुरुस्त होना चाहिए। मिट्टी के हेल्थ को बनाए रखना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी का हेल्थ बना होगा तो पौधों का हेल्थ बना होगा, पौधों का स्वास्थ्य बना होगा। अगर पौधों का स्वास्थ्य होगा, हेल्दी पौधा होगा तो हेल्दी प्रोड्यूस देगा। जो प्रोड्यूस होगा, जो उत्पाद होगा, वो जो है पौष्टिक होगा। सबसे पहले आता है हेल्थ ऑफ सॉइल, हेल्थ ऑफ क्रॉप, देन हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, हेल्थ ऑफ एनिमल एंड हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत जरूरी होता है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाए रखना ये बहुत जरूरी होता है कि आप मिट्टी का स्वास्थ्य किस तरह से आप बनाए रखें। अगर आप देखें, जैसे यहाँ हमने 2 मिट्टी लिया हुआ है, अगर आप देखें ये देखिए ये ऑर्गेनिक सॉइल है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है, थोड़ा सा भूरे रंग का सॉइल है, कितनी अच्छी मिट्टी ये दिख रही है। और ये दूसरी जो है वो इनऑर्गेनिक फील्ड की सॉइल है, ये थोड़ी सी हल्की भूरी है, ये उतनी अच्छी आपको दिख नहीं रही है। इसमें जो ढेले होंगे वो भी थोड़े से मजबूत होंगे, इसमें जो ढेले होंगे वो आराम से टूट जाने वाले होंगे। सो ये जो हेल्थ है, मिट्टी का हेल्थ हम किस तरह से बनाए रखें, ये बहुत जरूरी होता है। एक और है कि जो प्रकृति का सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि मिट्टी बैंक जैसा काम करती है। मिट्टी से जितना लें उतना मिट्टी में डालें। अगर आप उतना नहीं डालते हैं तो मिट्टी से आप उतना नहीं ले पाएंगे। और विशेष रूप से जो धान्य फसलें हैं, सीरियल फसलें हैं, जैसे धान है, गेहूं है, आपका गन्ना है, आपका न्यूट्री सीरियल है, इन सब में पोषक तत्व और विशेष रूप से नाइट्रोजन, जिसको कि किसान भाई लोग यूरिया से देने की कोशिश करते हैं, यूरिया से देते हैं, उसका प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपको बताऊं, जैसे हम अगर धान का उदाहरण लेते हैं, 1 टन धान
अगर आप एक टन धान लेते हैं तो लगभग 18 से 20 केजी नाइट्रोजन, 18 से 20 किलो नाइट्रोजन वो मिट्टी से रिमूव करता है। और हमने ये पाया है कि अगर आप कुछ में डालें तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 केजी नाइट्रोजन यहाँ से ले सकते हैं। मतलब अगर आप कुछ नहीं डालते हैं, नाइट्रोजन नहीं डालते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 टन धान 1 हेक्टेयर में, या बहुत ज्यादा अगर बहुत अच्छी सॉइल है बहुत ज्यादा ले सकते हैं तो 1.5 टन धान 1 हेक्टेयर में आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। प्रोटीन जो अगर आप प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अगर आप 5 टन उत्पादन लेना चाहते हैं, 2 टन कम से कम 1 एकड़ से, तो आपको उस हिसाब से वो कम से कम 20 केजी नाइट्रोजन वहां से रिमूव करेगा, सॉइल से लेगा। तो अगर आप उतना नाइट्रोजन नहीं देंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ गया तो उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन अगर आप भूसा डाल देंगे तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सूक्ष्म जीवाणु जो है वो पोषक तत्व को उपलब्ध कराएंगे पौधों को। तो पोषक तत्व को उपलब्ध कराने के लिए ये जरूरी होता है कि जितना आप मिट्टी से लें उतना आप मिट्टी में डालें, जो कि उसको अवेलेबल कराए। इसके लिए हमने ये देखा है, हमने ये पाया अभी तक, जो ये ग्रीन मैन्योर होता है जिसको हरी खाद बोलते हैं, सस्पेनिया सबसे बढ़िया स्रोत होता है। आप यहाँ से देखिए, हमारे पूरे जैविक प्रक्षेत्र में पूरा सस्पेनिया लगा होता है। सस्पेनिया जो है वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि ये लेग्यूम होता है, दलहनी होता है। इसके जड़ों में देखिए, अगर आप, इसके जड़ों में नोडुल्स पाए जाते हैं। ये वातावरण के नाइट्रोजन को भी लेके मिट्टी में, वातावरण के नाइट्रोजन को लेके मिट्टी में डालता है। और ये इसके अलावा इसमें जो है, जब हम इस अवस्था में, लगभग अभी ये मिलाने की अवस्था में हो गया है, जब आप इस अवस्था में हम इसको मिलाएंगे तो ये लगभग 25 से लेके 30 टन फ्रेश बायोमास, जो फ्रेश पूरा बायोमास होता है वो 25 से 30 टन, और लगभग ये 100 केजी नाइट्रोजन और 20 से 25 केजी फास्फोरस और 100 से 125 केजी पोटेशियम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये देता है। लोग बात करते हैं जब भी आते, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि जैविक खेती आप इन्हीं से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले ढैंचे की खेती करें, ग्रीन मैन्योर, हरी खाद की खेती करें। अगर थोड़ा सा तालाबी एरिया है जहां पानी लगने की संभावना है, वहां ढैंचा, सस्पेनिया सबसे अच्छा होता है। अगर थोड़ी सी उपराऊ जमीन है तो वहां सनई, जिसको कि सनहेम्प बोलते हैं, सनई भी ले सकते हैं। दोनों लगभग दोनों एक जैसा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाइट्रोजन जो है एक रेशियो में, एक रेट से प्लांट लेता है। पहले शुरू के दिनों में थोड़ा सा कम लेगा, फिर 20-25 दिन के बाद बहुत ज्यादा लेगा, फिर इसके बाद वो लगभग 60 दिन तक ज्यादा लेता रहेगा। धान के खेत में मैं आपको धान के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बात बता रहा हूं। तो ये जब इसको मिला देते हैं खेत में, तो ये धान को जिस तरह से नाइट्रोजन चाहिए, ये उस तरह से नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। शुरू के दिनों में थोड़ा सा धीरे धीरे, ये लगभग 1 हफ्ते में ही, 1 हफ्ते के बाद ही ये देना शुरू कर देता है। और वो 1 हफ्ते में, फिर इसके बाद 20 से 25 दिन मैंने इसमें पूरा मिनरलाइजेशन स्टडी किया है कि मिट्टी में डालने के बाद क्या रेट ऑफ रिलीज होता है, न्यूट्रिएंट किस तरह से रिलीज करते हैं, मैंने इस पे भी पूरा स्टडी किया हुआ है। तो 20 से 25 दिन के बाद मैक्सिमम रिलीज शुरू हो जाता है इसमें। तो ये सस्पेनिया जो है, ये जैविक खेती के लिए पोषक तत्व के रूप में वरदान होता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लगभग 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। जब गेहूं कट जाता है तो गेहूं के सीजन में, गेहूं कटने के बाद उसमें पानी लगा के या सूखे में ही जुताई करके इसके बीज जो है 25 से 30 केजी बीज प्रति
हेक्टेयर के हिसाब से, या यूँ कहें कि 10 से 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क के और पानी लगा दें। अगर मॉइस्चर नमी है तो वो अपने आप जम जाएगा, अगर नमी नहीं है तो तुरंत पानी लगा दें तो वो उसमें जम जाएगा। बीच में 1 या 2 पानी देने की जरूरत पड़ती है, अगर बारिश हो गई तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से मैं आज आपको यही बताने की कोशिश किया कि किसी भी भ्रांति में न पड़ते हुए इस विशेष रूप से धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और जो हमारे श्री अन्न है, न्यूट्री सीरियल्स है, उनके लिए नत्रजन प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। और ये जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत आपकी हरी खाद या ग्रीन मैन्योर की खाद, ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं, वो होता है। इसको आप किसी भ्रांति में न पड़ते हुए इतना जरूर आप कोशिश करें कि जितना उसको नत्रजन की जरूरत होती है उतना नत्रजन अवेलेबल फार्म, जिसको कहते हैं रिलीज फार्म में, मिट्टी में अवेलेबल फार्म में होना चाहिए, तभी आप उत्पादन ले सकते हैं, अन्यथा आप उत्पादन नहीं ले सकते। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा किस तरह से आप पोषक प्रबंधन करें, जैसे कि आप अगर फास्फोरस कमी है उसके लिए क्या करें, पोटेशियम कमी है उसके लिए क्या करें। हालांकि एक चीज आपको बता दें, केवल नत्रजन प्रबंधन अगर आप कर ले जाते हैं विशेष रूप से धान्य फसलों में, धान में, गेहूं में, इस तरह की फसलों में, तो आपको किसी और पोषक तत्व की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतना फास्फोरस और पोटेशियम इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आपको बाद में कुछ और डालने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलता है, कुछ और आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। शुरू के दिनों में कुछ और आप खादें डाल सकते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।